नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एवरी सैटरडे हम लोग जातक कथा यहाँ पे सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मखादेव जातक की। और इससे पहले हम लोगों की ऑलरेडी 7 जातक कथाएँ हो चुकी हैं। एक इंट्रो पार्ट भी था, जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जातक कथा की, आप लोग उसको एक-एक करके देख सकते हैं। जातक कथाएँ जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक भारत का इतिहास जो घाल-मेल हुआ है वो आप नहीं पकड़ पाएँगे। इसीलिए दोस्तों आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम बहुजन समाज जो है हर एक बहुजन समाज को दिखाइए, समझाइए कि उनका क्या इतिहास है, किस तरह से ब्राह्मणीकरण किया गया है, इन्हीं कथा कहानियों को किस तरह से आज रामायण, महाभारत से लेकर ब्राह्मणों की तमाम ग्रंथावली बनाकर दिखाई जा रही है। और किस तरह से भारत के जो युवा बुद्धिस्ट हैं, प्रॉपर बुद्धिज़्म है, एकदम डीएनए के आधार आप देखेंगे या उनका जो पैतृक अधिकार, रीति-रिवाज, कल्चर देखेंगे उसके आधार पर जो बुद्धिस्ट हैं, आज वो हिंदू बने घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना इतिहास नहीं जानते हैं। तो इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जो हैं सच्चाई को समझ सकें। जातक कथाएँ अगर आप एक-एक करके देखते जाएँगे तो आपको मैंने सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी दिखाए हैं, किस तरह से इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं और क्यों ये ब्राह्मणिकल किसी भी ग्रंथ या उनके किसी भी चीज़ से क्यों ये पुराना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आज हम मखादेव जातक को बताने जा रहे हैं। मखादेव जातक की सबसे ख़ास बात क्या है कि अक्सरहां जब बुद्ध ने घर त्याग किया था, जब घर से वो गए थे और अ, उसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं। एक कारण बाबा साहब ने भी बताया है अपने बुद्धाय निज धम्मा में कि किस तरह से वो अ जब उनके साथी जो होते हैं, वो सारे लोग पानी के जो लड़ाई होती है, कुलीय लोगों से और साक्य लोगों में, तो वो लड़ना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, बल का प्रयोग करके जीतना चाहते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध जो है कहते हैं नहीं हम लोगों को इसका शांति से हल निकालना चाहिए। तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, फिर बात इस पर आती है कि चलो वो किया जाए, वोटिंग किया जाए। क्योंकि उस समय भारत अ, सेमी गणतांत्रिक प्रणाली में था। इसीलिए भारत को आज भी सबसे पहला गणतंत्र बोला जाता है, वैशाली को बोला जाता है। तो उस समय सेमी गणतंत्र प्रणाली था, उसमें होता क्या था कि लोग जो हैं वोटिंग कर लेते थे, सामंत चुने जाते थे, लोगों का प्रतिनिधि चुना जाता था और चुनकर और फिर राजा के साथ मिलकर सारी चीज़ें होती थीं। नीति पर इन सारी चीज़ों पर क्रियान्वयन होता था। तो उसमें जो सामंत होते थे, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ऐसा नहीं है कि राजा अपनी खुद की मनमानी चला सकता था, उनकी भी बात उसे सुननी पड़ती थी। तो वोटिंग होती है और वोटिंग में पता चलता है कि तथागत बुद्ध के साथ में कोई नहीं आता है। सब के सब जो हैं लड़ाई के पक्ष में चले जाते हैं कि लड़ाई होगा और फिर वो जब हार जाते हैं तो अब बात आती है सज़ा देने की कि हाँ, कि वो थे यानी एक माननीय सम्मानीय जो वहाँ का कृषक वर्ग था, जो सुद्धोधन थे, उनके परिवार से थे। तो उनको डायरेक्ट सज़ा भी नहीं दी जा सकती थी। इसके लिए एक्सेप्टेंस चाहिए था। तो तथागत बुद्ध जो है इस सारी बातों के बीच में वो इस बात पे राज़ी होते हैं कि मैं ये देश छोड़ के चला जाऊँगा, घर छोड़ के चला जाऊँगा। और फिर वो जाते हैं घर पे माता-पिता से बातचीत होती है, उनको बताते हैं और बातचीत होने के बाद से फिर अपनी पत्नी के पास जाते हैं, उनकी पत्नी भी इस बात को राज़ी होती है कि हाँ, आप जाइए। असल में यहाँ पे कई सारी बातें थी, तथागत बुद्ध जो है पहले से भी उनको एक बहाना भी चाहिए था कि किसी तरह से वो ज्ञान प्राप्ति कर लें। ज्ञान प्राप्ति जो है वो उस फ़ील्ड में जाना चाहते थे, लेकिन एक अच्छे खासे परिवार से और शादी-विवाह होने के कारण से वो घर से बाहर नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पे उनके पास एक अच्छा-सा एक अवसर मिल जाता है, आप कह सकते हैं कि एक अवसर मिलता है और उस अवसर का पत्नी से और चूँकि पत्नी उनकी पहले से ही बुद्धिस्ट थीं, उनके ससुर सुप्त बुद्ध थे, वो पूरी तरह से प्रवचित उनकी माता प्रॉपर बुद्धिस्ट थी, उनके पिता प्रॉपर बुद्धिस्ट थे। तो बुद्धिज़्म में हमेशा से एक प्रणाली रही है कि बच्चा जब
शादी-विवाह कर लेता था, बाल-बच्चे हो जाते थे, उसके बाद से वो लोग वो स्वेच्छा उनके पास रहती थी कि वो चाहें तो जाके और वनों में जाकर प्रव्रजित हो सकते थे। तो तथागत बुद्ध यहाँ पे वो रास्ता अपनाते हैं और फिर पत्नी से कह के और फिर रात में निकलते हैं ताकि ज़्यादा हंगामा ना हो। आधुनिक जो लोग हैं उन्होंने इस बात को छुपा दिया कि उन्होंने पत्नी से अनुमति लेकर, घर परिवार से अनुमति लेकर गए थे, इस बात को छुपा दिया। तो छुपाने का नतीजा ये हुआ कि उससे लोगों में बड़ी गलतफ़हमी आ गई, ठीक है? मैं आप लोगों को ये पहले लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। फिर मैं महादेव जातक का भी एक्सप्लेनेशन करूँगा, कैसे ये यहाँ पे बताना ज़रूरी है। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आपने देखा होगा कि भारत में कुछ शिल्पकलाएँ मिलती हैं पहली दूसरी सदी की। जैसे गंधार कला में आप देखेंगे कुछ इस तरह की शिल्पकला है जिसमें वो रात में निकलते हैं और अपना जो उनका घोड़े चलाने वाला जो सारथी था उसको बुलाते हैं, घोड़े पर बैठते हैं और जो जाते हैं, तो इसको महायान शिल्पकला जो है वो बड़े अच्छे से इसको दिखाती है, कि जब वो जाते हैं तो तमाम तरह के जितने भी जो अ, इंद्र, ब्रह्मा से लेकर जितने भी गंधर्व हैं, सब लोग रोक रहे हैं कि मत जाइए, मत जाइए। कहाँ आप जा रहे हैं? आप गृहस्थ जीवन में ही रहिए। तो इसको बड़ा शिल्पकला में ऐसे देखें यहाँ पे ऊपर छत लेकर भी दिखा रहे हैं कि आपको इस में बनना है, लेकिन वो फिर भी अड़े हुए हैं कि नहीं मुझे जाना ही है। ये शिल्पकलाएँ आपको मिलती हैं। एक दूसरी शिल्पकला ये मिलती है आपको जो अमरावती शैली में बनी हुई है, वो गंधार शैली में थी, अमरावती शैली में थी। यहाँ ख़ास बात क्या है कि जब आप अ, ग गंधार वाला देखेंगे तो जो भी देवता जो दिखाए जा रहे हैं, उनका ड्रेस भी आप जो देखेंगे तो वो चीवर पहने हुए मिलेंगे आपको, प्रॉपर चीवर पहने हुए मिलेंगे। और अमरावती शैली जब आप देखते हैं, तो इसमें भी आपको लगभग उसी तरह का थोड़ा-सा पैटर्न जो है बदल जाता है, लेकिन वही चीज़ दिखाई जा रही है कि तथागत बुद्ध घोड़े पर जा रहे हैं और कैसे उनको रोका जा रहा है कि नहीं जाइए, नहीं जाइए। लेकिन वो जाते हैं। अब आज की डेट में बड़ी चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि बीवी छोड़ के चले गए, तो बच्चा छोड़ के चले गए, लेकिन बुद्धिज़्म में उस समय ये कॉमन पैटर्न था। बिल्कुल कॉमन था कि लोग चले जाते थे अपना आराम से शादी-विवाह हुआ, फिर गृहस्थ जीवन जिया, गृहस्थ जीवन के बाद से फिर प्रव्रज्या के लिए चले जाते थे। महिलाएँ जो हैं घर में रहती थीं, ये कॉमन था। अब मखादेव जातक जो है, वो इसी जो बुध का महानिष्क्रमण है, इसको निष्क्रमण कहते हैं, घर से जाना। ये सेम पैटर्न पे मखादेव जातक आधारित है। एक बार क्या होता है कि तथागत बुद्ध जो है, वो बाहर निकलते हैं अपने जो कुटिया जो बनी रहती है, उसमें से बाहर निकलते हैं। उनको शास्ता भी कहा जाता है बुद्ध को। तो जब वो निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर जो है भिक्षु बैठे हुए थे, सब आपस में बात कर रहे थे। तथागत बुद्ध का जो घर से वो कैसे बाहर आए थे, उसी की बात कर रहे थे। सब सोच रहे थे कि सोचो अगर तथागत बुद्ध जो हैं घर से त्याग नहीं किए होते हैं, ठीक है? अपना जो पर्सनल उनका जो सुख है, घर में आराम से बैठते हैं, खाना-पीना मिलता, मज़े में रहते हैं। बच्चों का जो खेलने वाला होता है, घर में मतलब एक गृहस्थ जीवन जो होता है नॉर्मल जिसको दुनिया कभी याद नहीं रखती। आपको याद है, किसी गृहस्थ को किसी ने याद किया हो? सोचिए, इतने हज़ारों साल से, कई-कई हज़ार साल से आपको याद है कि कोई गृहस्थ था, बाल-बच्चों को खिलाता था, बीवी के साथ रहता था, अपना घर-परिवार एन्जॉय करता था, उसको दुनिया याद रखी हो? नहीं मिलेगा कोई भी। घर के जो परिवार होंगे, माता-पिता होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, वो तो हमेशा चाहेंगे कि आप जो हैं एक नॉर्मल बन के रहें और नॉर्मल बन के रहेंगे तो आपको भविष्य कभी याद नहीं रखेगा, ठीक है? क्योंकि ये मोह-माया है और मोह-माया जो है आपको हमेशा के लिए घर में बैठा देगा। आप घर में पड़े रह जाएँगे और कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाएँगे, ना दुनिया आपको याद रखेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में याद किए जाएँ, तो आप अपने घर परिवार के आप अपने घर आपके घर परिवार वाले भी कहें कि बेटा घर से बाहर निकलो, कुछ करो। घर की आपकी पत्नी कहे कि भैया कोलंबस बनो, हैं? तथागत बुद्ध
की तरह कुछ तो बनो कि दुनिया तुम्हें याद करे। तो इससे यहाँ पे आप देखते हैं कि अब क्या होता है, वो जब इस तरह की बातें चल रही थी, लोग बात कर रहे थे तो बुद्ध ये सुने। सुने तो पूछे, भिक्षु क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तो भिक्षुगण बोले कि अरे, हम आपकी ही शास्त्रा, आपके जो अभिनिष्क्रमण आप कैसे घर छोड़ के आए थे, उसी की हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उसी पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि मतलब ये जातक कथाएँ बाद में लिखी गई हैं, ठीक है ना? जो भी लेखक है वो तथागत के बुद्ध के माध्यम से ये सारी बातें बता रहा है। तो वो क्या कहते हैं, तथागत क्या कहते हैं कि देखो, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मैं घर छोड़ा हूँ। हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने घर छोड़ा है। तथागत बुद्ध भी यही बात उनके माध्यम से कहलवाई जा रही है इस जातक में। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं पहले की एक घटना सुनाता हूँ, जब कोई जो है अपने घर से कैसे छोड़ के गया था, ठीक है? तो जो तकनीकी लैंग्वेज है बुद्धिज़्म में, उसको लोग कहते हैं, जातक कथाओं का जो है कि ये वर्तमान कथा रहती है, और वर्तमान कथा में जब ऐसा प्रसंग आएगा तो अब आपको अतीत में ले जाया जाएगा कि इसके पहले फिर कैसा घटना घटा था, आइए उसको सुनाता हूँ। तो कुछ लोग उसको पूर्व जन्म सिम्प्लीफाइड रूप में बोल देते हैं, लेकिन वो ये वाला पूर्व जन्म नहीं है कि उसमें मरा उसकी आत्मा आके ये जन्म ले लिया, ठीक है ना? ये बहुत सिम्प्लीफाइड वर्ड है पूर्व जन्म। तो यहाँ पे अब वो अतीत कथा सुनाते हैं कि देखो हुआ क्या था एक्चुअल में। तो बोलते हैं, ये कथा जो है, अभी तक मैंने जो आप लोगों की कथा सुनाई है, जातक कथा है, उसमें 2 शहरों का नाम आया है। एक श्रावस्ती, जहाँ जेतवन का नाम आएगा, और दूसरा मैंने दूसरा जो मैंने आप लोगों को सुना रखा है, वो वाराणसी का सुनाया है। ये इस जातक कथा में ये 9वाँ जातक कथा है। मैं बता दूँ कि इसके पहले 8वीं जो जातक कथा है, गामड़ी जातक कथा, उसका ना अतीत और वर्तमान का संदर्भ क्या है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। वो जैसे ही अवेलेबल होगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ खोजने का। मैंने 7 किया था, ये सीधे 9वाँ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 8वाँ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 8वाँ का मेरे पास ना अभी पूरा नहीं मिल पाया है, अतीत और वर्तमान का था। हो सकता है कि बाहर म्यांमार, श्रीलंका या जो तिब्बत वगैरह उनके स्क्रिप्चर्स में शायद मिल जाए। अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं 8वीं भी आप लोगों को गामड़ी जातक कथा ज़रूर सुनाऊँगा। तो ये 9वाँ महादेव में अब यहाँ पे क्या होता है, वो जो यहाँ यहाँ पे अब एक नया शहर का नाम आएगा, मिथिला। जो मिथिलांचल आप सुनते हैं, जो बिहार का जो बिहार है, वहाँ पे ये आता है। इसकी अब यहाँ पे इसमें बताया जाएगा। तो होता क्या है कि मिथिला में एक मखादेव नाम का राजा था, बुद्धिस्ट था। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि जातक कथाएँ जो हैं या बुद्धिस्ट की जो गाथा है, वो ना समय-समय पर वो होते रही हैं, मतलब संगीतियाँ होती रही हैं, और हर संगीति में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफ़िकेशन या एडिशन होता था, वो चीज़ें ऐड कर दी जाती थी। तो हर्षवर्धन के समय में जब उम, छठी या 5वीं संगीति हुई थी, तो उस समय अपने से पुरानी गाथाओं को बताने के लिए, सुनाने के लिए एक लंबी और बड़ी-बड़ी संख्या प्रयोग किया जाता था। मतलब वो एक जुमले की तरह प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना? तो उसमें आप देखेंगे कि छठी और 7वीं सदी के बाद की जितने भी आपको लेखनी मिलेगी, उसमें बड़ी-बड़ी संख्या मिलेगी। मतलब 60,000, 84,000, बड़ी-बड़ी संख्याएँ मिलेगी, 20,000, 40,000, और आपको लगेगा कि अरे! इतने लंबे-लंबे समय कौन जीता है? तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। अब मेरे पास इसका पूरा सटीक प्रमाण है, मैंने अपने जितना अभी तक खोज किया, जितना अच्छे से बुद्धिज़्म को जानना समझा, और मैंने ये पाया कि सम्राट हर्षवर्धन के समय में जो संगीति हुई थी, तो पुराने समय को दिखाने के लिए वो चीज़ की गई। हालाँकि जब फाहियान थे 5वीं सदी में, तब तक ये नहीं हुआ था। फाहियान तक नॉर्मल जो ऐज है वही चल रहा था। लेकिन वो जो छठी संगीति होती है, उसमें पुरानी चीज़ों को दिखाने के लिए जो पहले से भी डेटा था, उसमें बड़ी संख्या लाया गया, एक जुमले की तरह। तो यहाँ आप देखेंगे ये क्या कहता है कि वो जो राजा था, वह 84,000 वर्ष तक बाल क्रीड़ा में लगा रहा। अब यहाँ पे 84,000 वर्ष कहने का मतलब ये नहीं है कि उसकी ऐज है 84,000 वर्ष। दरअसल वो ये बताने की कोशिश हो रही है कि अपना पूरा बचपन, मतलब एक पूरे बचपना, एक लंबा समय बचपन का,
उसने क्या किया, खेल-कूद में ही बिता दिया, कुछ नहीं किया, पूरा खेल-कूद में बिता दिया। ये यहाँ पे मतलब है। और मैं आपको एक बात आप समझिएगा कि बुद्धिज़्म को जब भी आपको जानना हो, तो सही तरीके से समझिए। ऐतिहासिक चीज़ों को आप सही तरीके से समझेंगे तो सही इतिहास पर पहुँच पाएँगे। और अगर सही इतिहास से आप नहीं पहुँचेंगे तो आप वहाँ पे फँस जाएँगे। अब आपको ना अ, ब्राह्मणों की भी किताबों में, ब्राह्मणिकल किताबों में भी जो बड़ी-बड़ी अंकें दिखती हैं, जैनियों की किताबों में बड़ी-बड़ी अंकें दिखती हैं। उससे ये पता चलता है कि उनकी किताबें ना 7वीं 8वीं सदी के बाद ही लिखी गई हैं और उससे पहले तो उनका प्रमाण ही नहीं है पुराना। इससे ये भी साबित होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या हुआ कि एक लंबे समय तक खेल-कूद करता रहा। अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले वो उपराजा हुआ, अब फिर महाराजा हुआ। यानी पहले युवराज बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं, बन गया। इसके बाद से क्या हुआ कि लंबा समय तक अपना राजपाट चलाते रहा और उसका नाई था कप्पक। तो अपने नाई के पास गया। नाई जो है उसका बाल बनाता था बड़े अच्छे से। तो बोला उससे कि कप्पक, देखो कप्पक, तुम जो है ना, अगर मेरे सर पे सफ़ेद बाल दिखे, तो तुम मुझे कहना। तो अब यहाँ पे देखिए वो राजा है, ठीक है? सफ़ेद बाल आए, सफ़ेद बाल का वहाँ क्या मतलब था? सफ़ेद बाल का उस समय ये मतलब समझा जाता था कि अब आपकी उम्र हो चली है, अब आप अपनी ज़िंदगी में वो काम कीजिए जो तथागत बुद्ध ने बताया है, पूर्व बुद्धों ने जो बताया है, वो सारी बातें अब आपके करने का समय आ गया है। अब आपको गृहस्थ जीवन छोड़ के और पूर्व बुद्धों के जो बताए हुए रास्ते हैं, उस पर चलने का समय आ गया है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कहता है कि आप वो नाई जो है, नाई ने कितने ही समय बाद हमेशा बाल बनाता था। एक दिन उसने देखा कि उसका जो है सुरमे के रंग के काले केसों में केवल एक सफ़ेद बाल उसको दिख गया। वो क्या करता है कि बाल दिखाता है, वो कहता है कि बाल मेरे हाथ पे रखो, मुझे दिखाओ। वो बाल वहाँ से तोड़ता है, निकालता है और निकाल के उसको देता है, हथेली पर रखता है। अब बाल को उस सोना का जो चिमटी था उससे पकड़ा, पकड़ के उखाड़ के राजा के हाथ में दे दिया। राजा जब देखा कि सर पे अब जब बाल आ गए हैं, सफ़ेद बाल आ गए हैं, तो कहता है उस समय भी राजा की 84,000 वर्ष की आयु शेष थी। यानी आप यहाँ पे फिर से देखें वो जो जुमला था वो सेम जुमला फिर लाया गया। यानी बचपन में पूरा 84,000 साल वो खेलता रहा और अभी उसकी 84,000 साल उम्र बाकी है। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरा जैसे बचपना उसका खेल-कूद में बीता, वैसे अब पूरा उसका उतना लंबा पीरियड उसके बुढ़ापे में बचा हुआ था। ये यहाँ कहने का मतलब है। तो अब वो इतना शेष बचा था, लेकिन फिर भी सफ़ेद बाल को देखते ही जैसे यमराज आकर समीप खड़ा हो गया हो। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि यमराज आके खड़ा हो गया हो। अब आप सोचेंगे कि बुद्धिज़्म की किताब में ये यमराज कहाँ से आ गया? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यमराज जो है एक अलंकारिक वर्ड है, जो बुद्धिज़्म में ही है, ब्रह्मनिज़्म ने उसमें से कॉपी किया है। अगर आप महायान की जो फ़िल्में बनती हैं, उसमें आप देखेंगे, तो उसमें आपको यमराज भी दिखेगा, उसमें चित्रगुप्त भी दिखेगा, जो बही खाता लिख रहा होगा इंसान की, कि तुम्हारा क्या भविष्य है, तुम मरो, क्या-क्या कर्म किए हो, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मिलेगी आपको महायान में। पर वो एक अलंकारित रूप में है, लोगों को समझाने के लिए है, ना कि वो प्रैक्टिकल वो है कि आपकी लाइफ़ में ऐसा होता है। वो जो लोग बिल्कुल अनपढ़ लोग होते थे, ग्रामीण लोग होते थे, उनको समझाने के लिए अलंकारिक रूप से कथा कहानियों के माध्यम से बनाने के लिए ये चीज़ बनाई गई थी। इसको बहुत गहराई में बनाया गया। ब्रह्मनिज़्म ने क्या किया, उसको प्रैक्टिकली लाके थोप दिया कि तुम मरोगे देखो यमराज खड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कहानी बताई जा रही है, ये अतीत कथा है, ये वर्तमान की कथा नहीं है, अतीत कथा। यानी कि पहले की जब घटना बताई जाती थी बुद्धिज़्म में, तो उसमें अतिशयोक्ति डाला जाता था, उसमें अलंकार डाला जाता था, उसमें तरह-तरह के ऐसे किरदार डाले जाते थे, जिससे कि आम जनमानस को समझ में आए। अब यहाँ क्या कह रहा है कि उस सफ़ेद बाल को देखते ही
राजा को क्या लगा जैसे यमराज समीप खड़ा हो, यहाँ यमराज कहने का मतलब जैसे उसकी अब जान जो है कभी भी जा सकती है। जान जाने का वेट कर रहा है मतलब वो, समझ रहे हैं ना? इसका यहाँ पे अलंकारिक मतलब हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आग लगी कुटिया में दाखिल हुआ हो, मतलब यहाँ कई सारे ख्याल आते हैं कि जैसे यमराज उसके समीप खड़ा हो या कुटिया में उसकी आग लग गई है उसमें खड़ा हो गया है, उसका चित्त उद्विग्न हो उठा, अंदर से बेचैन हो गया कि मुझे ना बुढ़ापा आ गया है। अब यह सोचने लगा कि मूर्ख मखादेव, अपने माइंड में उसके देखे क्या क्या बातें चल रही हैं कि मखादेव, तू सफेद बाल हो गए और तू अब भी चित्त के मैलों का परित्याग न कर सका। चित्त का मैल किसको कहा जाता है? चित्त का मैल होता है राग, द्वेष, मोह, काम, मतलब जो चीज़ है, आप काम में वो हैं, वासना में हैं, ईर्ष्या है, आपके अंदर जो है राज्य जीतने की प्रबल इच्छाएँ हैं, ऐसी-ऐसी इच्छाएँ जो अ, ज जो इसमें इंसान बँधा रहता है, वो सारी चीज़ों से परिपूर्ण है। अब राजा के दिमाग में ये आ गया कि यार सफ़ेद बाल आ गए, इंडिकेशन आ गया कि अब मैं बहुत लंबे समय तक तो नहीं जी पाऊँगा और अभी तक भी मैं गृहस्थी जीवन जी रहा हूँ। अब तो मुझे धर्म के मार्ग में चला जाना चाहिए, पूरी तरह से प्रवचित हो जाना चाहिए। अब उसके माइंड में ये ख़्याल आने लगा। तो उसने क्या किया, इस प्रकार सफ़ेद बाल की उत्पत्ति पर बार-बार विचार करने से उसका हृदय गर्म हो उठा, पूरा माइंड उसका गर्म हो गया। शरीर से पसीना चूने लगा, पैनिक अटैक जैसे होता है ना, उस तरह से उसको आने लगा। वस्त्र भींग उतारने योग्य हो गया, एकदम पसीना-पसीना हो गया सोच के। उसने आज ही मुझे निकल कर प्रवजित होना चाहिए। अब उसने सोचा कि अब नहीं मैं घर रह सकता हूँ। बाल-बच्चे, पत्नी, माता-पिता जो भी घर परिवार है बहुत हो गया। अब मेरा समय आ गया है प्रवजित होने का, अब मुझे वन में जाना ही चाहिए। तो राजा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये कंडीशन आ रही है। नाई ने जो बाल था, लाक जो मुद्रा आमदनी के मतलब जो बाल उसका बना रहा था, तो उसका जो भी पैसा था, रुपया था, मुद्रा थी, उसको दिया और देकर अपने गाँव में गया। गाँव में जो बड़ा बेटा था उसको बुलाया और बुलाकर कहा, तात मेरे सिर में सफ़ेद बाल उगाया है। अपने बच्चों से बोला कि ये मेरे सर पे ना सफ़ेद बाल उगाया है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने मानुषिक भोगों का उपभोग किया है। अब मैं दिव्य भोगों को खोज करूँगा। दिव्य भोग मतलब जो पूर्व बुद्धि की शिक्षाएँ थीं, उसका मैं भोग करूँगा। यह मेरा गृह त्याग यानी निष्क्रमण का समय है। अब देखिए तथागत बुद्ध के माध्यम से एक बार फिर से वो कहानी सुनाई जा रही है कि इससे पहले भी कई बार महानिष्क्रमण हुआ है। एक राजा तो ऐसे ही सिर्फ़ सफ़ेद बाल देख के अपने घर, बच्चे, परिवार, पत्नी सबको छोड़ के और परिवज्या ग्रहण कर लिया। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब तू इस राज्य को सँभाल। अपने बेटे को बोला कि अब तू राज्य सँभाल। अब मैं प्रवजित हो मखादेव आम्र उद्यान में रहते हुए योगाभ्यास यानी शमन धम्म करूँगा। शमन धम्म का पालन करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं साफ-साफ कि उस समय जो पहले की जो पूर्व कथा बताई जा रही है उसमें भी राजा क्या कह रहा है कि अब मैं सारा चीज़ त्याग वाग के अब मैं जा रहा हूँ प्रवजित होने। प्रवजित कौन होता है? बुद्धिज़्म में। बुद्धिस्ट लोग ही जितने भी राजा थे इतिहास के सब बुद्धिस्ट थे। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत के इतिहास में जातक कथाएँ नहीं पढ़ाई जा रही हैं। आपको काल्पनिक वैदिक काल तो पढ़ाया जा रहा है, जातक कथाएँ नहीं पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि जातक कथाएँ जिस दिन पढ़ा दी गई, उसी दिन सारे पंडों का खेल खत्म। सब बोरिया बिस्तर बाँध लेंगे उसी दिन। पूरा भारत का इतिहास पलट जाएगा। जैसे पता चलेगी कि बुद्ध के पहले की जो अतीत की कथाएँ बताई जा रही हैं, उसमें के तो तमाम राजा-प्रजा जो हैं, वो तो पूर्व बुद्ध को मानने वाले थे। पूरा भारत के इतिहास में पूर्व बुद्ध को मानने वाले थे। कोई कहीं पे इनका कोई न वैदिक काल, न कोई इनका रामायण, न महाभारत, न इनका ऋषि, न कोई कुछ, कुछ नहीं। सब प्रवचित होने की बात कर रहे हैं। और सोचो बुद्ध तो अपने से पहले की बात बता रहे हैं ना, उनसे पहले का सिनेरियो बताया जा रहा है।
जिसमें राजा प्रवजित हो रहा है, न कि क्या हो रहा है, न कि वो जाके वैदिक-फैदिक यज्ञ हवन कर रहा है। और वो क्या कर रहा है? शमण धर्म का, यानी शमन परंपरा पहले से चली आ रही है। बुद्ध के काफ़ी समय पहले से पूर्व बुद्धों की सभ्यता थी, ये जातक साफ-साफ आपको गवाही देता है। फिर वो कहता है, इस प्रकार उसने जब यह प्रवज्ञा को लेने की इच्छा प्रकट की, तो अमात्यों ने आकर उससे पूछा, देव, आपके प्रवजित होने का कारण क्या है? राजा ने सफेद बाल को हाथ में लेकर अमात्यों से यह गाथा कही। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी-बड़ी जातक कथाएँ लोगों को कैसे याद रहती थी। तो आज आप देखते हैं ना, कितनी बड़ी-सी जो डेटा होता है, उसको मात्र कुछ केबी डेटा में कंप्रेस कर दिया जाता है। उसी तरह से और फिर जब आप उसको अ, जब ओरिजिनल डेटा चाहते हैं, तो वही जो एन्क्रिप्टेड आपका जो कंप्रेस्ड फ़ाइल है, वो डिकम्प्रेस कर दिया जाता है, फिर से ओरिजिनल आपका कई जीबी का डेटा आ जाता है। कुछ केबी में। तो बुद्धिज़्म की ये जो गाथाएँ थी, कथा थी, इनको मुश्किल से 2-3 जो सूत्र होते थे, उसी में कंप्रेस कर दिया जाता था। और बस वो सूत्र आप याद कर लीजिए, उस सूत्र से पूरा आपका कहानी जो है जब बताने के लिए भिक्खु बैठेंगे, तो वो पूरा का पूरा जब उसको डिकम्प्रेस करेंगे तो पूरी स्टोरी आ जाएगी। तो वहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है। उत्तमरुहा मह्यम इमे जात व्यवहारा पातु भूता देवदूता पव जा समयो मम। अब इतना ही आप याद रखेंगे तो पूरा मखादेव जातक जो है उसका आधा आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्पैक्ट फॉर्म में बुद्धिज़्म ने शुरू किया था इस प्रथा को, कि किसी भी डेटा को, किसी भी बड़ी कहानी को कितना कॉम्प्रेस करके हम लिख सकते हैं। यही प्रथा आज तक आगे सबने फॉलो किया। यही पैटर्न आगे चला है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? यह मेरी आयु का हरण करने वाले मेरे सिर के बाल पैदा हो गए हैं। यह देवदूत प्रादुर्भूत हुए हैं, यह मेरी प्रवज्ञा का समय है। मतलब ये दिखाया जाता था उस समय का क्या कहना था कि जैसे ही आपके सर में सफ़ेद बाल आ जाए, यानी आप समझ जाइए कि अब आपके प्रवजित होने का, धम्म की दीक्षा लेने का वक़्त आ गया है, आपने गृहस्थ जीवन जी लिया है, अब चलिए धम्म की शरण में चलिए। ये इसका ये मतलब होता था। इसीलिए आप देखेंगे आज भी जैसे ही सफ़ेद बाल आता है, तो लोगों में क्या बोलते हैं कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आपके धर्म कर्म करने का समय आ गया है। ये अभी भी गाँव में प्रचलित कहानियाँ चलती हैं। अब इसको डिटेल्स में यहाँ उत्तरंगहा का अर्थ है केस, हाथ-पाँव आदि अंगों में उत्तम अंग, सिर में उत्पन्न होने के कारण। केस उत्तम रुहा कहलाते हैं, कहा जाता है व्यवहार अर्थात देखो, सफ़ेद होने से यह तीनों प्रकार की आयु के हरण करने वाले हैं, इसीलिए जाता व्यवहारा। पातु भूता यानी उत्पन्न हुए, देवदूता देव कहते हैं मृत्यु को, उसके दूत सो देवदूत। अब देवदूत किसको कहा जाता है? तो सिर्फ़ सफ़ेद बाल को। देखिए कितना अलंकारित रूप से लिखा है कि सिर में सफ़ेद बालों से उत्पन्न होने पर मनुष्य अपने को यमराज मृत्युराज के समीप खड़ा सा समझता है, इसीलिए सफ़ेद बाल को मृत्यु देव के दूत कहलाते हैं। देवताओं के दूत इस अर्थ में भी देवदूत। जिस प्रकार अलंकृत सजे हुए देवता के आकाश में खड़े होकर अमुक दिन मरेगा कहने से मरण जैसा होता है, उसी प्रकार सिर के सफेद बाल का उगना भी देवता की भविष्यवाणी के सदृश होता है। इसीलिए सफेद केस देव सदृश दूत कहलाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इतना डिटेल्स में इसको समझाया कि सफेद बाल को ही देवदूत कहते हैं। जो आप देवदूत समझते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, एक अलंकारिक वर्ड है। अगर आपके बाल आ रहे हैं सफ़ेद बाल, तो आप समझ जाइए कि अब आपका वो आ गया है, कोई आपको कह रहा है, आपको चीख-चीख के बुला रहा है कि धम्म की शरण में आ जाओ। ठीक है ना? देवदूत यानी जो हमारे बोधिसत्व लोग हैं, वो चीख-चीख के बता रहे हैं कि अब धम्म की शरण में आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती है। फिर इसके बाद से आप ये देखिए, जीर्ण बूढ़े दुखित व्याधित को देखकर, आयुक्षय प्राप्त मृत को देखकर, काषाय वस्त्रधारी प्रवजित को देखकर, हे राजन मैं प्रवजित हुआ हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व कथा में भी यहाँ साफ-साफ ये चीज़ बताई जा रही है कि वो
काषाय वस्त्र धारित करके प्रवजित हो रहा है राजा। क्या वैदिक में कभी ये नियम था कि वो लोग प्रवजित होते थे किस एक उम्र के बाद से? नहीं। आपने जो पढ़ा है ना कि पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद से गृहस्थ जीवन के बाद से फिर पॉलिटिक्स, राजनीति और फिर उसके बाद से सन्यास, ये 4 जो आपने श्रम पढ़े हैं, वो दरअसल बुद्धिज़्म के हैं, ब्रह्मनिज़्म का नहीं है। ब्रह्मनिज़्म में तो आज भी ब्राह्मणों को आप देखिए, उठता है, कहता है कि हम वेद गपोड़ते थे या बच्चे के मुँह में देते थे, फिर बच्चा अपने बच्चे के मुँह में। अब वो जंगल चला जाएगा तो वो कहाँ से मुँह में लेके रखेगा भाई अपना वेद-वेद? वो तो उसका कनेक्शन टूट जाएगा। तो जंगलों में जाना, प्रव्रजित होना, ये श्रमण परंपरा का हिस्सा था, बुद्धिज़्म का हिस्सा था। इसका ब्रह्मनिज़्म से रत्ती भर भी लेना-देना नहीं। समझ रहे हैं ना? इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य भी प्रव्रजित हुए थे बुद्धिज़्म में ही। राजा राजपाट करता था और राजपाट करके प्रवचित होता था बुद्धिज्म में। इन लोगों ने एक फेक न्यूज़ फैलाई कि वो प्रवचित ना जैन में हो गए थे, कर्नाटक चले गए थे। देखिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा गेम खेला। दरअसल कोई भी राजा राज करता था, प्रवचित होता था बुद्धिज्म में ही। उस समय तो जैनिज़्म का, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैनिज़्म का नामो-निशान तक नहीं था। और सम्राट अशोक एक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया कि राजपाट त्याग के प्रवचित नहीं हुए। बल्कि उन्होंने क्या किया, राजा रहते हुए ही धर्म को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसीलिए सब लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने ना, उनका कोई और धर्म था, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। नहीं, ये नहीं हुआ था। कहते हैं यह सब कहकर उसी दिन राज्य छोड़ ऋषि प्रवज्या के अनुसार प्रवजित हुआ और उसी मखादेव आम्रवन में विचरते हुए 84,000 वर्ष तक चारों ब्रह्म विहारों की भावना करते हुए ध्यानावस्था को बिना छोड़े मर कर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, फिर वहां से मिथिला ही में निमित नामक राजा के रूप में उत्पन्न हुआ और उसने नष्ट होते हुए अपने वंश को संभाला। अब इसको पढ़ के किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे कि अरे इसमें तो ऋषि प्रवज्या। मैंने आपको बताया कि ऋषि प्रवज्या क्या मतलब हुआ है। इसी शब्द होता है, ऋषि नहीं होता है। पाली में इसी अनुवाद करके ऋषि लिखा है। और प्रवज्या बुद्धिज्म में होता है, ब्रह्मनिज्म में कोई प्रवज्या ही नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, 84,000 वर्ष, जैसा कि मैंने बताया बचपन के उसके लंबे समय पीरियड को 84,000 वर्ष, तो उसने क्या बताया कि अभी इनके पास फिर से 84,000 वर्ष है, यानी इनके पास फिर से एक लंबा समय है बुढ़ापा का समय काटने के लिए। तो ये वहाँ पे जुमला इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात, चारों ब्रह्म विहारों की भावना। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे कि ब्रह्म विहार की बात चल रही है, ये तो ब्राह्मणों का लग रहा है। और फिर लोग सोचेंगे मरकर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ, तो कहेंगे ब्रह्मलोक? अरे ये तो उपनिषदों की बात चल रही है ब्राह्मणों की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें बुद्धिज़्म की है, ब्रह्मनिज़्म ने ए टू जेड चीज़ें जो हैं बुद्धिज़्म से कॉपी की है। अब ध्यान से देखिए चारों ब्रह्म विहार क्या है? चारों ब्रह्म विहार मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को सारा खेल समझ में आएगा। इन्होंने उपनिषद तक का ब्रह्मलोक जो है बुद्धिज़्म से कॉपी पेस्ट मारा है। ये देखिए, 4 ब्रह्मलोक क्या है? मैत्री भावना। आपके अंदर अगर मैत्री भावना है, द्वेष नहीं रखते हैं, कोई आपको खूब गाली देता है, खूब कुछ परेशान करता है, लेकिन आपके अंदर फिर भी मैत्री भावना है। आप उसको गलत नहीं वो करते हैं, दुश्मनी नहीं पालते हैं। करुणा भावना, आपके अंदर करुणा है। जीव-जंतुओं को देखते हैं, किसी पे दुःख होते हुए देखते हैं, आपके अंदर करुणा जागता है, आप उसके लिए अच्छा करना चाहते हैं, आप उसको बचाना चाहते हैं। और मुदिता भावना और उपेक्षा भावना, ये 4 तरह की भावनाएँ जो हैं, इसी को कहा जाता है 4 ब्रह्म विहार। कहाँ गया ये ऊपर? हाँ, चारों ब्रह्म विहार की भावना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो इन चारों ब्रह्म विहार की भावना इसका ध्यान कर रहे थे। अब ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। ब्रह्मलोक क्या है? ब्रह्मलोक यहाँ पे ब्रह्मलोक है जो व्यक्ति जब ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जाता है, पूरा ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो उसको कहते हैं कि ये ब्रह्म लोक है, यानी ज्ञान का ये लोक है। तो कहाँ पे जन्म लेते हैं फिर? मिथिला में, निमि नामक राजा। और फिर वहाँ से उनका वंश जो है, आपने सुना होगा मिथिलांचल, मिथिला में जो राजा बनते थे।
प्राचीन समय में सब बुद्धिस्ट थे, ए टू जेड बुद्धिस्ट थे। फिर वहीं से आम्रवन अब ब्रह्म विहारों की भावना करा। देखिए फिर से जब अतीत कथा में एक जोड़ा जा रहा है कि ये व्यक्ति मर गया, फिर इनकी जो पीढ़ियाँ हैं आगे चल रही हैं, अपने बच्चे को राजपाट दे के आए थे, फिर से मिथिला से ही कहानी शुरू हुई थी। अब फिर दिखाया जा रहा है कि मिथिला में ही जन्म ले रहे हैं। तो यहाँ पे अतीत कथा है, याद रखिएगा, अतीत कथाओं में लिंक जोड़े जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है फिर से दोबारा आया, या जन्म लिया, या कनेक्शन बैठाया जा रहा है, या किसी दूसरे राजा को बताया जा रहा है कि दूसरा राजा जो है फिर यही आया। याद रखिएगा, वर्तमान कथा नहीं है और अतीत कथा में फिक्शन होता है। ये बात जो नहीं समझ पाता है वही, उसको लगता है कि बुद्धिज्म में पुनर्जन्म है। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि निमि बनते हैं और फिर से आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं आम्र वन में। आम्र वन क्या है? जैसे जेत वन है वैसे ही आम्र वन है, भिक्षुओं का गढ़ है। यानी वो बम्भ विहार है, पूरा बम्भ विहार का गढ़ है जहाँ पे पूरे भिक्षु ही हन हो। अब फिर वहाँ से व्रजित हो, यानी फिर से वहाँ पे प्रवजित हो रहे हैं। अब फिर से ब्रह्म विहारों की भावना, यानी फिर से जो चारों जो भावनाएँ थी ब्रह्म विहार की वो भावना कर रहे हैं। अब फिर से ये चल रहा है। तो ये पूरा केस उनका समझाया जा रहा है। तो आगे यहाँ बोलते हैं, शास्ता ने भी भिक्षुओं तथागत ने केवल इसी जन्म में महानिष्क्रमण नहीं किया, पहले भी अभिनिष्क्रमण किया है। ये बता रहे हैं कि पहले एक घटना उन्होंने बताया मखादेव का, दूसरा ये घटना बताते हैं कि मिथिला में एक दूसरा राजा था निमि, वो भी सेम यही पैटर्न हुआ। निमि को बताया जा रहा है कि निमि एक राजा है मिथिला का, ये भी सेम यही पैटर्न हुआ, ये भी जन्म लेता है, राजा बनता है, फिर प्रवजित होता है, फिर से ये भी चारों ब्रह्म विहार की भावना करता है और फिर ये भी जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम कई राजाओं के साथ हुआ है, मेरा ही पहले बार घर से बाहर जाना नहीं हुआ है। इस धर्म उपदेश को लाकर दिखाकर चारों आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। कोई सोतापन्न हुए, कोई सकृदागामी हुए, कोई अनागामी हुए। और फिर इसके बाद से अब जो है आगे यहाँ बताया जाएगा, इस प्रकार भगवान ने इन 2 कहानियों को कहकर, पहली कहानी मखादेव की, वो कैसे घर छोड़ के गया, दूसरा निमि राजा की, वो कैसे घर छोड़ के गया, प्रवजित हुआ, कह के सारांश निकाला कि उस समय का नाई आनंद था। यानी जो बाल बना रहा था नाई वो आनंद था। पुत्र जिसको राजपाट दे दिए वो राहुल था, मखादेव राजा तो मैं ही था। यानी कि ये लिंक जोड़ा गया है कि आपको जो मैंने कहानियाँ सुनाई है इसको आप मुझसे जोड़कर देख सकते हो। ये जिसने भी लिखा वो इस तरह से लिंक कर रहा है तथागत बुद्ध से। कुल मिला के ये जातक कथा का आप इससे क्या सीखते हैं? तो इस जातक कथा में ये बताया गया है कि भारत के प्राचीन इतिहास में तथागत बुद्ध जब घर से जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, प्रवचित होने के लिए, वनों में, जंगलों में, वो पहली बार नहीं हुआ था। ऐसे कई सारे राजा पहले भी कर चुके थे, जिसमें 2 राजाओं का नाम विशेषकर बताया गया है। एक मखादेव राजा और दूसरा निमि राजा। और ये तथागत बुद्ध को इंक्लूड करके ये 2 कहानियाँ बताई गई हैं कि उन दोनों ने भी अपने जवानी में ही जैसे सफ़ेद बाल आया तभी उन्होंने महानिष्क्रमण कर दिया था पूरा घर परिवार छोड़ के। तो बुद्ध गए थे, ये बात सोच के आपको बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी मखादेव जातक कथा। नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग फिर जातक कथा की नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आएँगे और आप लोगों का बहुत-बहुत आभार इस जातक कथा को सुनने के लिए। यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स आए हैं। वसुंधरा जगताप जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपका। ओम शंकर जी ने मेंबरशिप लिया है, आपका भी शुक्रिया। जेपी सिंह बौद्ध जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। यहाँ पे वीरेंद्र कुमार लिखते हैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। और यहाँ पे फाल्कोन बी का सुपर स्टिकर है। यहाँ पे बलबीर सिंह लिखते हैं एसजे सर, योर स्ट्रीम्स आर चेंजिंग मेनी लाइव्स बिकॉज इट्स रेवोल्यूशनरी, सैल्यूट यू सर, स्टे हेल्दी, जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी आपका बलबीर सिंह जी। यहाँ पे बलबीर सिंह जी लिखते हैं एसजे सर, बहुत भूत पिशाच निकट ना आवे, जय भीम जब नाम कहावे। बिल्कुल आपने सही कहा है, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे बंदा सिरपा लिखते हैं बुद्धंग शरणं गच्छामि। हाँ जी, बहुत बहुत खूबसूरत, बुद्धंग शरणं गच्छामि। शुक्रिया आपका बंदा सिरपा जी। तो दोस्तों आज की जातक कथा हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और फिर हम लोग मिलते हैं कल सैटरडे को।
RW पे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, अंतिम तक बने रहने के लिए।